सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टुडे हम कंडीशन और वारंटी से आगे बढ़ेंगे। पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशंस? व्हाट इज वारंटी? लास्ट दोनों लोग, व्हाट इज उसके साइड में तो खड़े रहो, ठीक है? ओके, कंडीशन और वारंटी के अंदर क्या डिफरेंस है? लास्ट बेंच, राइट साइड सेकंड कॉर्नर, हाँ, क्या डिफरेंस है? पहले नहीं खड़े होते आता, पढ़ के आए थे, बोलो फिर। ओके, और वारंटी में? ओके, कंडीशन को ही वारंटी कब माना जाएगा? चश्मे वाला बंदा, सुरेश, तो उधर पीछे वाला, बोलो। तो पहले नहीं खड़े होते आता, फिर कैसे किया? फिर ये इसको किया करना नहीं बोलते मेरे हिसाब से। क्या भेज दूं बाहर फिर सबको? हाँ, कंडीशन क्या था याद है ना? खुद आके चुपचाप खड़े हो जाना। नहीं खड़े हो और मैंने खड़ा किया तो मैं बाहर भेज दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और ना ही अपन फाउंडेशन में मजाक कर रहे हैं। सफर मजाकिया होना चाहिए, मंजिल सीरियस होनी चाहिए। अगर तुम तुम्हारे मंजिल के लिए सीरियस नहीं हो, कोई फायदा नहीं पढ़ के। बोलो, वो बुक बंद, सब बुक बंद, अभी पढ़ के का फायदा? वो मैडम इनविटेशन दूं क्या? बोलो, कंडीशन को ही वारंटी कब माना जाएगा? पहला, उधर ब्लू शर्ट, बोलो। दूसरा, लास्ट सेकंड बेंच, ब्लैक टी शर्ट, लास्ट सेकंड बेंच, बोलो दूसरा। हाँ, आप ही। हाँ, तीसरा क्या है? बोलो, उसके बाजू वाला। तुम्हें लग रहा है दर्शन सर को दिखेगा नहीं भीड़ में? 400 लोगों में पहचान जाता हूं कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता है। 9 साल हो गए पढ़ाते। चौथा, अगेंस्ट, ठीक है। इतने लोग पढ़ के नहीं आए, तुमने सबसे पहले खड़े होना चाहिए था। तुम खड़े नहीं हुए, तुम्हारी गलती। बैग उठाओ, बाहर जाओ। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद एडमिशन कॉन्फिस्केट हो जाएगी, पैसे रिफंड करवा दूंगा, ठीक है? नहीं पढ़ के आ रहे, कोई जरूरत नहीं क्लास में बैठने की। मैं जितना हंसा सकता हूं उससे कहीं ज्यादा रुला भी सकता हूं। मेरे को पढ़ाई चाहिए, मतलब चाहिए, फालतूगिरी बिल्कुल नहीं चाहिए क्लास के अंदर। चलो बैग उठाओ, बाहर जाओ। आपने पढ़ा था क्या? कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये इसको पढ़, 1 मिनट, मैंने पढ़ा था पर मेरे को याद नहीं है, बाहर निकलो। एग्जाम में यही लिखने वाले हो क्या? पढ़ा था पर याद नहीं है? ऐसे कैसे याद नहीं है? बाकी सब चीजें कैसे याद होती है? याद करना फाइनल मोटो है, वो याद करना पड़ेगा। लिख के देखा, दिखाओ, घर पे जाओ, बुक घर पे रह गई तो मजाक चल रहा है यहां पे। लो बैग ले, बाहर जाओ।
मैं तो फटाफट में आज ही रिसीट कट करता हूं सबकी, कोई लॉ में बैठने की जरूरत नहीं है, उधर बीसीआर बीसी के अकाउंट्स और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में बैठो, जाओ चलो जल्दी फास्ट, टेक योर बैग्स एंड गो आउटसाइड। मैं गिनूं? बहुत बढ़िया, बाहर जाओ। खुद होके चुपचाप आने के बाद खड़े रहना मैंने बोला था, अगर नहीं पढ़ के आए हो तो। बहुत सिंपल वार्निंग था। दरवाजा खींच लो। चलो स्टार्ट करें। ध्यान देना, अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करना, डबल ट्रिपल, ठीक है। लेट्स गो। सो कल हमने लिखा था कंडीशन और वारंटी। कंडीशन मतलब बेसिक कंडीशन होती है, वारंटी मतलब एडिशनल चीज जो उसने एग्री की है। कंडीशन तोड़ने पे दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रिप्यूडिएट, और दूसरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अगर वारंटी ब्रीच किया तो सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। याद है, अगर आप में से कोई बच गया है जो पढ़ के नहीं आया, ये रिस्क दोबारा मत लेना। अगर अभी आप में से कोई बैठा, हो सकता है एक बैठा हो मेरी नजर से बच गया हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम बचेगी इसको कोई गारंटी नहीं है। आज आपके लक चल रहे पर एग्जाम में कोई लक नहीं चलते। ये चीज तो समझ में आ गई होगी अभी तक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। आगे बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। एक चीज होने के बाद आज हम इंप्लॉयड वारंटी पढ़ने वाले थे, मैंने सुना। सांगा हो? ओके, इंप्लॉयड वारंटी। वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। अगर तुमने घर पे एक टीवी खरीदा, क्या खरीदा? 75 इंचेस एमोलेड, इसका लॉन्ग फॉर्म मेरे को भी नहीं पता, नहीं तो एडवर्टीजमेंट में सुना था। एमोलेड 4K, वो भी कर्व्ड वाला। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। वो भी उसके साथ में कुछ तो भी आईपीएस डिस्प्ले, वो भी वाटरप्रूफ, कि स्विमिंग टैंक में बैठ के देखो तो भी कुछ नहीं होगा। वो भी एंड्रॉइड, कि उसके साथ सब कनेक्ट हो जाएगा, जो कनेक्ट नहीं होना चाहिए वो भी। फोन पे तुम वीडियो देख रहे हो, कनेक्ट हो गया, अरे यूट्यूब का वीडियो। तो अगर तुम्हारे घर के वॉल के ऊपर ये टीवी ऐसे मस्त सजा के रखा है, ये ऐसे ऊपर का व्यू है, कैसा है ऊपर का, इधर तुम्हारा सोफा है, तुम सोफे पे बैठे हो, ऊपर से व्यू है ना, दिख रहा है सोफे पे बैठे हो, बोलो हाँ है ना। टीवी तुमने नया खरीद के लाया था, टीवी के ऊपर हार चढ़ाया था, क्लियर है। थोड़ी देर बाद टीवी शोरूम से लोग आए, टीवी निकाल के लेके चले गए, तुम सोफे पे ही बैठे रह गए। मुझे एक बात बताओ, जब कुछ खरीदते हो तो उसका पोजीशन तुम्हारे हाथ में होता है और तुम्हारे पास ही होना चाहिए, कोई उसको लेके जा सकता है क्या? ये इंप्लॉयड वारंटी है। ये क्या है बोले एक बार उसे, इंप्लॉयड वारंटी। क्लियर है कंसेप्ट? An employed warranty that the buyer shall have and enjoy quite a possession of the goods. That is to say, if the buyer having got a possession of the goods is later on disturbed in his possession, later on disturbed in his possession. समझो कि तुमने डबल बेड लिया, घर पे रखा है, सो रहे हो, आगे लेके चले तो मुझे एक बात बताओ, क्या फायदा होगा जिंदगी में? नहीं। He is entitled to sue. वो क्या कर सकता है? केस द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ द क्या बोले बारे से, वारंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो पहला, वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। सब जन बोलो, वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। दूसरा,
वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ कुकुम्बरेंस. कुकुम्बर, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्बर? सर कंबर, इनकम्बर बोलो. एनकुम्बरेंस मतलब देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज अगेंस्ट द एसेट. उस असेट के ऊपर किसी और का कोई भी दूसरा राइट नहीं होना चाहिए. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. फॉर एग्जाम्पल, घर परचेस करते हैं. घर पूना में एक केस हुआ था. एक आदमी ने एक फ्लैट 6 मंथ्स के पीरियड में, कितने मंथ्स के पीरियड में? जोर से बोलो, कितने मंथ्स के पीरियड में? 6 मंथ. 24 लोगों को बेच दिया. एक फ्लैट 6 महीने के पीरियड में 24 अलग अलग लोगों को बेच दिया. फ्लैट का वैल्यू रखा था 63 लाख रुपीस. पूरा पैसा लिया, देश के बाहर भाग गया. ला 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 ला. आजकल ट्रेंड है ना, फ्रॉड करो, देश के बाहर भाग जाओ और वहां जाके गालियां खाओ. वो दिखे ना वीडियो? हाँ है ना. तो आप सोचो 63 लाख रुपए 24 लोगों से अगर पैसा लिया, मंजानू लाइफ 12-15 लाख रुपए कमा लिया. 12-15 करोड़ रुपए कमा लिया. बोलो हाँ है ना. हो गया. सब एफडी कर दो, जिंदगी मस्त कटेगी तुम्हारी. बोलो हाँ है ना. 24 लोगों को फ्लैट बेच दिया. मतलब एक ही फ्लैट के ऊपर देयर आर 24 टाइटल्स. अब कैसे बेचा? नॉर्मली आप जब प्रॉपर्टी बेचने जाते हो तो आपका बायोमेट्रिक स्कैन होता है और डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड होता है. यह आदमी ने बेचा, वो भी रजिस्ट्रार जो होते हैं ना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, जिनके सामने एग्रीमेंट होता है, उसको घूस दे के उसको भी फेंक के मारे 2-3 करोड़. बोले दोनों मिलके कमाएंगे. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार तो पकड़ा गया, उसको डाल दिया जेल में, ये भाग गया. ऐसे होता है. सत्यम के केस में रामालिंगा राजू फ्रॉड करके भाग गया. कहां है रामालिंगा राजू? किसी को नहीं मालूम. मस्त बाहर फॉरेन में चिल मार रहा है वो. लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने सत्यम के फ्रॉड में हेल्प किया था, आज भी जेल में है, पीडब्ल्यूसी के. क्लियर है? तो सीए बनने के बाद अगर फ्रॉड करना हो तो करना पर जेल में मत जाना. अरे नहीं, जब सत्यम का फ्रॉड हुआ था तब मैं पास हुआ था, जून 2009, और पीडब्ल्यूसी का नाम बहुत ऊपर उछाला गया था. सीए के इज्जत के ऊपर लालचन आया था. मेरे को लोग आके पूछते हैं तुमने फ्रॉड किया? मैं बोला हाँ, मेरे को भी फेंक के मारे ना 200 करोड़, इसलिए तो मैं तुम्हारी गालियां सुन रहा हूं यहां खड़े होके. ऑब्वियस सी बात है ना. तो बोले ऐसे कैसे कर सकते हैं सीए? मैं बोला हमारे पास ही इतना टैलेंट है, नहीं तो तुम नहीं कर लेते थे. बोला हाँ, अपन तो पूरी उल्टी जबान है. बोला हमारे पास ही टैलेंट है, बोला इतना, नहीं तो तुम नहीं कर लेते थे. सो बेसिकली देखा जाए तो ये सिचुएशन को याद रखना कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टाइटल है, क्या है बोले बाद उसे? टाइटल. एक सेकंड चार्ज. तो ऐसे सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी चार्ज के अंदर आती है और ये इंप्लाइड वारंटी के साथ धोखा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आधी और चीज बोलू, समझो तुमने तुम्हारे घर के ऊपर लोन लिया. तुमने तुम्हारे घर के ऊपर लोन लिया, क्रिएटिव वाला घर. हाँ, तुमने तुम्हारे घर के ऊपर लोन लिया और यह घर तुमने किसी और को बाद में बेच दिया. तो घर के ऊपर तो लोन है और तुमने लोन रिपे नहीं किया, तो चलो तुमने मिस्टर एक्स को ये बेच दिया या मिस एक्स को, डिपेंडिंग ऑन आपका पास्ट. ठीक है? सो तुमने मिस्टर एक्स या मिस एक्स को ये बेच दिया और फिर तुमने बैंक का लोन रिपे नहीं किया, तो बैंक आएगी, घर सीज कर लेगी. तो इसके ऊपर क्या है? चार्ज. क्या है? चार्ज. इसको कहते हैं कुकुम्बरेंस. क्या कहते हैं? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? कुकुम्बरेंस. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज इनकुम्बरेंस. क्या कहते हैं बोले एक बार? इनकुम्बरेंस. An implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time of the contract is entered into. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना. सो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आपको इसका ध्यान नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयड वारंटी है. ब्रीच ऑफ क्या बोली बात उसे? एम्प्लॉयड वारंटी.
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नीचे वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस और द यूसेज ऑफ द ट्रेडर, मतलब तुम जब कोई गुड्स परचेस करते हो तो तुमको उस गुड्स से नॉर्मली जो एक्सपेक्टेड है उतना सब मिलना चाहिए। सेलफोन परचेस किया, कॉल लगना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, एप्लीकेशन चलनी चाहिए। बोलो हाँ है ना? समझो तुमने सेलफोन परचेस किया, सब एप्लीकेशन चल रहा है, कॉल लग नहीं रहा ना, आ भी नहीं रहा, तो ऑब्वियसली बात है सेलफोन का काम कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? So implied warranty as to quality and fitness for the particular purpose may be annexed by the usage of क्या से ट्रेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो तीन चीजें इंप्लाइड, चार चीजें इंप्लाइड वारंटी के अंदर याद रखना। पहला एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, दूसरा क्या है? इनकुम्बरेंस, तीसरा क्या है? डेंजरस नेचर नहीं डिक्लेयर किया ना अपन ने, होल्ड, और चौथा क्या है? यूसेज ऑफ ट्रेड। डेंजरस नेचर को एक बार देखते हैं, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, दैट्स व्हाई। डीओ की एड देखिए, डीओ की, बोलो हाँ है ना? वो ऐसा शर्ट खोल के और 2-3 लड़कियां गिरती है। तुमने ट्राई किया कभी ये? नहीं किया क्या? पर कुत्ता भी नहीं आया नहीं। बोलो हाँ है ना? आपको पता है एक आदमी ने लिटरली केस कर दिया ये चीज के ऊपर, गूगल के ऊपर केस रजिस्टर्ड है। उसने कंपनी से पूरे इंस्ट्रक्शंस लिए कि डिओड्रेंट कैसे लगाना चाहिए, और स्टार्टिंग में जब ऐड निकलती थी कि डिओ लगाओ तो लड़कियां आ जाती है आजू बाजू में, तो उसने बकायदा वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उसका वीडियो निकाला कि 15 सेंटीमीटर के ऊपर पकड़ के बकायदा डिओ स्प्रे किया, कहां कहां स्प्रे करना चाहिए उस हर जगह पे स्प्रे किया, ठीक है। फिर थोड़ी देर रहा, देखा और कोई लड़कियां नहीं आई, और उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, देयर इज अ फॉल्स एडवर्टीजमेंट। बात तो सही है, आदमी ने एक्सपेक्टेशन से लिया है। बोलो है ना? सो दिस इज क्या बोले एक बार? फॉल्स एडवर्टीजमेंट। क्लियर है कंसेप्ट? तब जाके सभी कंपनी, डीओ कंपनी जब डीओ की एड देती है ना, तुम जब एडवर्टीजमेंट देखते हो तुम लड़कियों को देखते हो, हाँ, तुमने एडवर्टीजमेंट के नीचे ना एकदम बारीक अक्षरों में एक लाइन आती है, ऐसे व्हाइट कलर में जो दिखे ना, ऐसी आती है। क्लियर है? और उसमें लिखा रहता है कि दिस इज सम एग्जैगरेटेड वर्जन, और दिस इज सम एग्जांपल ऑफ द एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज नीड नॉट बी हैपन इन एवरी केस, ऐसा करके लाइन आता है। उनको ऐसे पढ़ा करो, तुमको कभी भी कोई ऑफर दिखेगा ना तो ऑफर के नीचे ऐसे नीचे लाइन आएगा, ठीक है, टीवी के ऊपर, कि टर्म्स एंड कंडीशन स्टार मार्क अप्लाइड। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दिस इज हाउ, अगर तुमने अब डिओड्रेंट लिया, आपने कभी डिओड्रेंट एक बॉटल ठीक से देखी होगी तो उसके ऊपर ये मुर्दा वाला साइन होता है, क्यों? पहले तो पॉइजनस रहता है, ये पॉइजनस का साइन है। काय का बोले एक बार? पॉय, मतलब तुम ऐसे डीओ लेके ऐसे समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो पॉइजनस सब्सटेंस हो सकते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन। इवन टूथपेस्ट के ऊपर भी लिखा रहता है नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? बोले टूथपेस्ट थूक देना चाहिए। क्लियर है आंसर? बचपन में तुमने टूथपेस्ट खाए भी थे? बोलो हाँ है ना? मम्मी बोली क्या दूं खाने में? टूथपेस्ट। बोलो हाँ है ना? पहली टेस्टी चीज थी जिंदगी के अंदर, बाकी तो कुछ खा नहीं सकते थे, ऐसा ना? सो बेसिकली देखा जाए तो इट इज नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन। आपके जितने भी कॉस्मेटिक्स रहते हैं, खास करके लिप बाम वगैरह, उसके ऊपर भी लिखा रहता है नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन, लेकिन आप खा जाते हो। मतलब तरीके होते हैं अलग अलग। आगे फिर इसके बाद में पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इसलिए उसके ऊपर भी डिओड्रेंट के ऊपर एक और मार्क होता है ऐसा, सॉरी होल्ड, इनफ्लेमेबल दिख रहा है ना? इनफ्लेमेबल, अबे फ्लेम है वो, निकम्मो, हद होती है जिंदगी, ये फ्लेम है ये। लग रही है फ्लेम? बोलो हाँ। मेरे को ड्राइंग में बचपन में पूरे मार्क मिलते थे। अब लग रही है फ्लेम? बोलो हाँ है ना? सो इनफ्लेमेबल कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। डिओ इनफ्लेमेबल होता ही नहीं होता है? एक दिन मस्त एक ट्राई करना, ऐसे डिओ मारना और माचिस की तीली लेके नजदीक लेके जाना, मस्त मजा आएगा तुमको। क्लियर? ऐसे हॉट फीलिंग आएगा जिंदगी के अंदर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो बेसिकली कोई भी गुड्स का नेचर जो है वो डिक्लेयर करना जरूरी है। सिलेंडर जब आप लेते हो तो सिलेंडर के ऊपर भी डेंजरस साइन होता है, सिलेंडर के ऊपर भी इनफ्लेमेबल साइन होता है। कांच की चीजें अगर आप लो तो उसके ऊपर कांच के ग्लास का साइन होगा,
डेलिकेट मटेरियल। अगर आप कोई ऐसी चीज लो जो उल्टी नहीं करनी चाहिए ट्रांसपोर्ट करते वक्त, तो उसके ऊपर एरो रहता है, दिस साइड अप। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? फॉर एग्जाम्पल तुमने फ्रिज लिया, उन्होंने फ्रिज खोला, उल्टा निकला बाहर, तो चेले पुर्जे सब ढीले हो गए होंगे। बोलो हाँ है ना? मतलब वो ट्रांसपोर्ट करते हो कैसा भी रखे, पर अपने आंखों के सामने तो सीधा लेके आए कम से कम। अरे बोलो हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखें तो चीजों के ऊपर मार्किंग होना चाहिए कि चीजों का कोई डेंजरस सब्सटेंस है, डेलिकेट सब्सटेंस है, चीजों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये इंप्लाइड वारंटी है। ये कौन सी वारंटी है? इंप्लाइड। कॉकरोच मारने की दवा आती है, चूहे मारने की दवा आती है, बोलो हाँ है ना? उसके ऊपर लिखा रहता है पॉइजनस सब्सटेंस शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द किड्स। बोलो अरे हाँ है ना? बच्चों से दूर रखो। कॉकरोच मारना था, चूहा मारना था। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? आगे, देयर आर अनदर एम्प्लॉयड वारंटी ऑन अ पार्ट। वो कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, आदमी एका इस्मानी उंदीर माराचं औषध घेऊन आत्महत्या केली। एक आदमी ने चूहा मारने की दवा लेकर आत्महत्या कर ली। सुना है ना ऐसा? बोलो हाँ है ना? हमारा एक दोस्त था बचपन में, अमित करके, वो फाउंडेशन के अंदर फेल हो गया, उसका उसके बाद ब्रेकअप हो गया, तो उसने ऑल आउट पी लिया था। हम बोला उससे तो मच्छर भी नहीं मरते। फाउंडेशन फेल हुआ इसलिए ऑल आउट नहीं पिया, ब्रेकअप हो गया इसलिए ऑल आउट पी लिया। मतलब इससे तो मच्छर भी नहीं मरते, ऑल आउट के ऊपर जा जाके बैठते हैं निकम्मे, तू कहां से मरने वाला है करके। तो उसने, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, ठीक है, वो काय एडमिट था उसी को मालूम। लोग वहां जा जाके सब कमीने दोस्त हंस रहे हैं ऑल आउट। उसके बाद में हर बर्थडे को उसको चूहे मारने की दवा गिफ्ट करते थे हम। आगे, तो ये हरकतें मत करना जिंदगी के अंदर कभी भी, ठीक है? आगे, so there is another implied warranty on the part of the seller that the case of the goods are inherently dangerous or they are likely to be dangerous to the buyer and the buyer is ignorant of the danger. The seller must warn the buyer. Seller must warn the of the probable danger. कि क्या अपघात हो सकता है, यह बताना जरूरी है। कभी किसी शॉपिंग मॉल के अंदर आग लगी हुई तुमने देखी ना, और डिओड्रेंट वाला सेक्शन देखा ना, अ डिओड्रेंट इज अ कंबस्टिबल बॉम्ब लाइक मॉकटेल। मॉकटेल्स पता है ना, वॉर में यूज होते हैं, ऐसे दारू बोतल के अंदर रॉकेल दारू भरते हैं, उसके ऊपर चिंदी लगाते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फेंकते हैं। इट इज एज गुड एज मॉकटेल। अगर यहां एक डिओ फोड़ दिया तो हम ये 5-6 जन मतलब सीवियरली डैमेज हो सकते, नहीं सीवियरली डैमेज हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज को याद रखना। आगे, सो इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी द सेलर विल बी लायबल टू डैमेजेस। अब आपने देखा डीओ के ऊपर इन्फ्लेमेबल साइन होता है, पर परफ्यूम के ऊपर नहीं होता, क्योंकि परफ्यूम वाटर बेस्ड कंटेंट होता है, डीओ ये गैस बेस्ड कंटेंट होता है। गैसेस फॉर्म में आग बहुत जल्दी फैलती है, और परफ्यूम में भी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, पर वो वाटर के वजह से पूरा डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए आप परफ्यूम्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर कभी इन्फ्लेमेबल वाला सिग्नेचर नहीं देखोगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है? आगे, सर डीओ और परफ्यूम में डिफरेंस होता है सर, आज पता चला। ठीक है, आगे, सो मुझे एक बार बताओ, कितनी कंडीशंस बोले एक बार इंप्लॉयड वारंटीज के लिए? पहला, अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, कुकुम्बरेंस, that is a dangerous nature of goods and क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? 4 चीजें अच्छे से याद रखना। आगे, कैविएट एंटर, लेट द बायर बी अवेयर। पढ़ के देखो एक बार और स्टार मार्क करके देखो, इंस्टीट्यूट का हॉट फेवरेट है। कुछ नहीं पूछेंगे तो कैविएट एंटर तो पूछ ही लेंगे।
ओके, कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी अवेयर। मतलब जब भी आप बायर को गुड्स बेचो तो बायर को डिसाइड करने दो कि उस गुड्स में कुछ डिफेक्ट है नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है, तो बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देते रहना। ठीक है, लेट्स गो, अच्छे से ध्यान देना। स्पेलिंग क्या है? CA V कैविएट EMPTOR। स्पेलिंग अपने बहुत माशाल्लाह है। आवाज क्यों फट रही है आज? हेलो, ओके। कैविएट एम्प्टर समझने के लिए पहले आप गुड्स के अंदर के डिफेक्ट समझिए, या गुड्स के अंदर के कंडीशन समझिए। गुड्स की कंडीशन क्या है? गुड्स में कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं, कुछ कंडीशन हो सकती है, जो दो तरीके से सामने आ सकती है। एक तो अपरेंट डिफेक्ट, और अपरेंट कंडीशन, और हिडन डिफेक्ट, और हिडन कंडीशन। एक तो अपरेंट डिफेक्ट और अपरेंट कंडीशन, और हिडन डिफेक्ट और क्या बार हिडन कंडीशन। अपरेंट डिफेक्ट अपरेंट कंडीशन मतलब which can be identified with normal observation or inspection. What is hidden defect or hidden condition? Which cannot be identified apparently, but requires scrutiny or टेस्टिंग और यूसेज। जिसके लिए कोई तो स्क्रूटिनी लगेगा, घुस के देखना पड़ेगा क्या है, या टेस्ट करके देखना पड़ेगा क्या है, या यूज करके देखना पड़ेगा क्या है, तो समझ में आएगा। एक्सेट्रा उसमें भी, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टिगेशन को तो कई प्रकार हो सकते हैं, सब थोड़ी ना लिख सकते हैं। और जो अपरेंटली अवेलेबल होता है देखने के लिए, बहुत अच्छे से ध्यान देना, जो अपरेंटली अवेलेबल होता है देखने के लिए, वहां कैविएट एम्प्टर स्ट्रेट अवे लग जाता है। कोई चीज अपरेंटली इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है, स्ट्रेट अवे कैविएट एम्प्टर लग जाएगा। सो कैविएट एम्प्टर CAVEATEMPTOR इज applicable डायरेक्टली। ये कैविएट एम्प्टर अपने आप लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल क्या वाली बात उसे मार्केट। आप जाते हो, कोई वेजिटेबल परचेस करते हो, अपरेंटली देखते हो दाग लगे हैं क्या, गड्ढे हैं क्या, प्रॉब्लम है क्या, कोई खाने लायक है क्या, कहीं सजीव प्राणी तो नहीं है खादा, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, तो आप ये कंफर्म कर लेते हो, अपरेंटली समझ में आ जाता है। क्लियर है? आपने केले लिए, क्या हर एक केला काट के देखते हो क्या हर सेंटीमीटर पे? केले एक एक नहीं अच्छे है अब दे दो, ऑब्वियसली नॉट। आप सेब लिए, काट के देखते हो कि सेब में क्या है? नहीं, अपरेंटली यू सी इट्स फाइन, और किसी को भी समझ में आ सकता है। लेकिन अगर हिडन डिफेक्ट है, हिडन कंडीशन है, तो बेटा कंडीशन बड़ी बुरी है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको
टेस्टिंग वगैरह अलाउ किया गया, टेस्टिंग, स्क्रूटिनी एक्सेट्रा अलाउड, ये आपको अलाउ किया गया कि भैया टेस्टिंग कर लो, स्क्रूटिनी कर लो, यूसेज कर लो, ट्राई कर लो, ये अलाउ किया गया, तो कैविएट एम्प्टोर लगेगा नहीं लगेगा? कैविएट एम्प्टोर इसका एक बार अप्लीकेबल, मतलब लेट द बायर बी अवेयर विल बी अप्लीकेबल, बिकॉज टेस्टिंग करवाने दिया, स्क्रूटिनी करवाने दिया, यूसेज करके देखा, तो फिर तो लेट द बायर बी अवेयर ना। तुमने सब ट्राई कर लिया, अब तुम खुद अवेयर होना चाहिए, हमें नहीं पता, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लेकिन अगर तुमको स्क्रूटिनी वगैरह अलाउ नहीं किया, टेस्टिंग, स्क्रूटिनी, यूसेज नॉट अलाउड, नॉट का एक बार उसे अलाउड, तो ऐसे सिचुएशन में कैविएट एम्प्टोर लगेगा क्या? कैविएट एम्प्टोर नॉट एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल, तुम सेकेंड हैंड कार परचेज करने के लिए गए, क्या परचेज करने के लिए गए? सेकेंड हैंड कार। तुम साथ में तुम्हारा मैकेनिक लेके गए, उसने तुमको टेस्ट ड्राइव दिया, टेस्ट ड्राइव, तुम कार के अंदर पूरा बैठ के हर पार्ट चेक किए, पार्ट्स चेकिंग, तुमने पूरा परफॉर्मेंस देखा, परफॉर्मेंस चेकिंग, तुमने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, और अब तुमने कार परचेज की, तो मुझे एक बात बताओ, कैविएट एम्प्टोर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, क्योंकि तुमने सब चेक कर लिया। कैविएट एम्प्टोर मतलब लेट द बायर बी अवेयर, तुमने कैविएट एम्प्टोर में बायर को अवेयर करने दिया, अब बायर अवेयर हो गया, अब बायर अवेयर हो गया और समझो कार बंद पड़ गई, कार डैमेज्ड और डिडंट वर्क, तो मुझे एक बार बताओ, कोई कंपेंसेशन मिलेगा क्या? जोर से बोलो, नो कंपेंसेशन। दूसरे केस में तुम कार परचेस करने के लिए गए, तुमने बोला टेस्ट ड्राइव दो, वो बोले सर टेस्ट ड्राइव क्या जरूरत है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, चल जाएगी पक्का। सो नो टेस्ट ड्राइव्स, नो पार्ट चेकिंग, नो परफॉर्मेंस, नो डॉक्यूमेंट चेकिंग। अरे इतना क्या, इसमें से कोई एनीवन भी अलाउ नहीं किया, एनीवन नॉट अलाउड, सब तो चलो ठीक है, एनीवन भी नॉट अलाउड, तो ऐसे सिचुएशन में कैविएट एम्प्टोर लगेगा क्या? यहां कैविएट एम्प्टोर लगेगा, यहां कैविएट एम्प्टोर नहीं लगेगा। और बाद में अगर कार डैमेज्ड निकली तो वापस तुम बंदे का ले सकते हो ना, ले जा सकते हो, उसको बोल सकते हो तो भाई तूने तो बोला था चलेगी, तूने तो टेस्ट भी नहीं करने दिया, तूने तो देखने भी नहीं दिया, तूने तो पार्ट भी नहीं चेक करने दिया, डॉक्यूमेंट में लिखा है कार चोरी की निकली, तो कार इज डैमेज्ड, देन ऐसे सिचुएशन में कैन क्लेम अ कंपेंसेशन, कैन क्लेम क्या एक बार उसे? कंपेंसेशन। सो जहां कैविएट एम्प्टोर लगता है वहां बायर को कोई भी कंपेंसेशन मिलता नहीं है, लेकिन जहां कैविएट एम्प्टोर नहीं लगता वहां बायर को कंपेंसेशन मिल सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ऐसा ना, ये चीज को याद रखना अच्छे से, ठीक है? मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। कर सकते हैं बिल्कुल, कभी भी कार वापस दो, पैसे पूरे ले लो, करो रिप्यूडिएट। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है।
डन। झालं का? टेस्ट कैसा था कल? लेंदी था तो अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया। तो पहला वाला इजी दिया था ना, तो दूसरा वाला तो अच्छा चाहिए ना, सिर्फ बैलेंस होना चाहिए ना। चलो डन एवरीबॉडी, बोलो रे। अपनी अपनी बुक में लिखना है। हो गया क्या? कछुआ, सर कछुआ ही जीतता है एंड में, है। तो एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, उसका ही एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही आते हैं, वो रहते सिलेबस के, अपने अपने को आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। सांगा हो, ये हो गया लिखना। कैविटी एम्प्टर समझ में आ रहा है? ए शम्मी कपूर, जोर से बोलो। ए तुम्हारी आवाज मेरे को बिल्कुल नहीं आई, जोर से बोलो। वेरी गुड। अब आ जाओ वापस। व्हाट इज कैविएट एम्प्टर? एक एक चीज कैविएट एम्प्टर की बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प क्या? दिलचस्प, एनीवेज, हाँ, दिलचस्प। In case of sale of the goods, doctrine of caveat emptor means let the buyer be aware. Where a seller displays the goods in the open market, it is for the buyer to make a proper selection. It is for a buyer to make a proper selection. If the goods turn out to be defective, तुमने पहले सिलेक्ट कर लिया, बाद में उसने धोखा दे दिया, he cannot hold the seller liable. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? The seller is no way responsible for the bad selection of the buyer. जैसे तुम मार्केट में गए, तुम बोले मेरे को एक चाहिए भेंडी, भेंडी लेडीज फिंगर, बोलो हाँ है ना? तुम लेडीज फिंगर लेके आए, लेडीज फिंगर सड़ गई। लेडी फिंगर ही बोलते ना उसको, कोका कोला, क्रोको, क्या कोकरा, लेडीज फिंगर ही ठीक है। तुमने मुरझाई हुई लेडीज फिंगर लाई, चलेगा क्या? लेडीज फिंगर ताजी तवानी करारी होनी चाहिए। भिंडी बना, भिंडी कितने लोगों को पसंद है? बड़ा डिफेक्टिव एलिमेंट है वो। भिंडी मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता, ना वो फल है ना वो सिंग है, कहीं तो भी बीच में एक आधा प्रोडक्ट बन गया ऐसा लगता है। अरे बोलो ना हाँ है ना, आगे सो ध्यान देना। The seller is not bound to disclose the defect in the goods which he is selling. मतलब apparently defect अगर पता चल सकते हैं तो सेलर को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आपने देखना कि जब फ्रूट मार्केट के अंदर वो फ्रूट सजा के रखते हैं, सब दाग धब्बे वाले फ्रूट्स अंदर साइड रहते हैं, है ना? तुमको बाहर से तो बाप इतने अच्छे फ्रूट्स, फिर एक उठा के आप देखते हो, अच्छा दूसरा, अरे बाप रे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? होता है नहीं होता है? नीचे, इट इज अ ड्यूटी
of the buyer to satisfy himself before buying the goods that the goods will serve the purpose for which they are being bought. If the goods turn out to be defective or do not serve his purpose, or if he depends on his own skill or judgment, the buyer cannot hold the seller केवल एक बार उसे responsible. For example, तुम अंगूर परचेस करने के लिए गए, अंगूर सड़े हुए थे, तुमने बोला भैया अंगूर कितने के दिए, सब्जी वाला बोलता है ये सड़े हुए हैं, तुम बोले मेरे को ऐसे ही पसंद है, नशा चढ़ता है, वो बोले भैया मत लो अच्छे नहीं है, तुम बोले नहीं इसी से तो जो चाहिए वो बनेगा, बोलो हाँ ना, और तुम सड़े हुए अंगूर लेके आए, तुम्हारा ओन स्किल और जजमेंट यूज किया तुमने, तो मुझे बताओ सेलर लायबल रहेगा केवल एक बार? नहीं. नीचे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब कैविएट एम्प्टर कब नहीं लगता, कतई जहर एग्जांपल से एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. पॉइंट नंबर 1, वेयर बायर मेक्स नोन टू द सेलर पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड. तुमने सेलर को बोला कि गुड्स किस बात के लिए चाहिए. गेमिंग का किसी को शौक है? गेमिंग, पबजी, जय पबजी, सब खेलते होंगे लड़के, सब खेलते होंगे, हाथ कोई रेज नहीं कर रहा है. पबजी खेलते हो सब? वो नहीं खेलते, फिर क्या खेलते हो आजकल? पबजी छोटे बच्चे, हम तो बड़े गेम खेलते हैं सर. नलायको, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो? कॉल ऑफ ड्यूटी कितने लोग खेलते हैं? हाथ रेस करो. अरे वाह, लड़कियां भी खेलती है, शानदार. सो अगर तुम गेम खेलते हो और तुम गेम के शौक, मैं बहुत गेम का शौकीन हूं, मतलब मैं, पर अभी फैमिली है, उम्र हो गई, बाल भी सफेद हो रहे हैं, थोड़े दिन बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, तो इसलिए तब जरूर खेलूंगा रिटायर होने पे, लेकिन अभी समय नहीं है. नहीं तो मैं सिर्फ गेम के पीछे इतना पागल था, इतना कि मैं स्कूल जाता ही नहीं था. स्कूल का ड्रेस पहन के गेम पार्लर जाता था, और वो भी पप्पा के पैसे चोरी करके. हाँ, बम सवेरे सवेरे पप्पा की जेब में से पैसे चोरी करता था, दिन भर गेम खेलता था, रात को आके मार खाता था. ऐसा शेड्यूल मैंने बहुत बार कंटिन्यू किया. तो मार तो खाना पड़ेगा ना, पप्पा को पता चलेगा तो. पप्पा मतलब अपन को क्या लगता, अपन 14 साल के, 40 साल के आदमी को बेवकूफ बना देंगे नहीं, जैसे उन्होंने देखा ही नहीं जिंदगी में कुछ है. तो मस्त शाम को ऐसे पट्टा वट्टा निकाल के रखते थे. अब मैं नहीं पप्पा सॉरी, इधर नहीं मारूंगा. नहीं पापा नहीं, अरे इधर नहीं आया तो बहुत मारूंगा. अब आदमी धर्म संकट में, साला भागू की जाऊं. तो फिर तुम पप्पा के ऊपर भरोसा करके उनके पास चले जाते थे, ले बेलन पट्टे धाड़ धाड़ धाड़. ये तो एक बार मार खा लिया, पर तुम दूसरी बार भी सेम चीज के अंदर ही फंसते थे. फिर से नेक्स्ट टाइम इधर आ, नहीं पप्पा तुम मारोगे, नहीं मारूंगा, भागा तो बहुत मारूंगा. फिर फंस गए जिंदगी में, है ना. तो गेम जब खेलते हो तो गेमिंग के लिए आपको पता है लैपटॉप बनाते हैं, ठीक है. मैंने मेरे एक्चुअली वीडियो रेंडरिंग के लिए लैपटॉप बनाया था, जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए लैपटॉप बनाया था. और साथ में मेरे को ऐसा चाहिए था कि भाई अगर कभी कभी मेरे को समय मिल जाए तो मैं उसके ऊपर गेम भी खेल पाऊं. तो एक कोलकाता में एक कंपनी है एजहॉम करके, किसी को अगर लैपटॉप बनाने ना, एलियन वेयर सुना होगा आपने, एलियन वेयर नहीं सुना? ये डेल एचपी वगैरह, ये जो लैपटॉप असूस में ऐसी एक सीरीज है रोग करके, असूस रोग, क्लियर है कंसेप्ट? तो आपने शायद सुना होगा. ये कंपनी जो होती है ना एचपी डेल वगैरह, ये गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली उस टाइप के लैपटॉप डिजाइन करती है, हायर कॉन्फ़िगरेशन वाले, टोटल एग्जॉस्ट वगैरह वाले, लंबे चौड़े तगड़े लैपटॉप बनाती है. तो अब मेरे को वीडियो रेंडरिंग के लिए लगने वाला कंपेबिलिटी गेमिंग लैपटॉप का ही था, बिकॉज वीडियो रेंडर करने के लिए बहुत ज्यादा ग्राफिक्स वगैरह की जरूरत होती है. रैम ग्राफिक्स मतलब लिटरली गेमिंग वाला ही लगता है, बिकॉज आप वीडियो प्ले कर रहे हो और उसको बना रहे हो, क्लियर है. तो मैंने वो कंपनी वालों को ऑर्डर दिया, कोलकाता के एजहॉम बेस्ड कंपनी, क्योंकि वो सस्ते में बनाता था. मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आपको डेल वगैरह में 2.5 लाख का आएगा, वो उसके अंदर आपको 1,70,000 वगैरह का आ जाएगा आराम से, क्लियर है. तो मैंने उसको बोला, तो उसने मेरे को पूछा सर किस बात के लिए लैपटॉप चाहिए. तो मैंने बोला देख भाई मेरे को टेक्निकल तो इतना समझता नहीं है, ठीक है, पर मेरे को ना वीडियो रेंडरिंग करना है, 3-4 घंटे का वीडियो रेंडर होने चाहिए आराम से. दूसरी बात, उसके ऊपर एट द सेम टाइम में नोट्स बनाते आना चाहिए, 5-6 एप्लीकेशन एक साथ स्टार्ट होने चाहिए, और मेरे को कभी अगर गेमिंग की जरूरत पड़े तो दुनिया का जो सबसे अच्छा और बेस्ट गेम है वो उसके ऊपर चलना चाहिए. तो उसने उसके हिसाब से पूरा लैपटॉप बना दिया. उसने लैपटॉप बना दिया 64 GB रैम, ठीक है, 2 TB वाली हार्ड डिस्क, 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड,
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना। पूरा 17 इंच वाला लैपटॉप ये ऐसा है, वो टीवी है, लैपटॉप है ही नहीं वो। तो बेसिकली अब मैं उसके ऊपर डिपेंड हुआ कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए नाउ इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई माई नीड्स। क्लियर है? बचपन में तुम कंप्यूटर या लैपटॉप लेने जाते हो, लड़के का तो नहीं, लड़कियों। रैम वैम समझता है क्या सर? राम नाम सत्य है? वो समझ, बोलो हाँ है ना। रैम वैम समझता है, ग्राफिक्स वगैरह समझता है, पिक्सल समझता है। आवाज ही दब गई बीच में। तो लड़कियों को अगर अभी लैपटॉप चाहिए, जरूरी नहीं है कि लड़कियों का नॉर्मली टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं रहता इंटरेस्ट, फाइन, इट्स नॉट अ इशू। तुम्हारा मेकअप के अंदर होता है क्या? तुम्हारा इंटरेस्ट मतलब क्या? एक आदमी अगर पूरे बाल वाल बढ़ा के जाए सलोन में, 50 रुपए में पूरा नवा होके बाहर आएगा। लड़कियां 2000 रुपए देके भी वैसी दिखती है। बोलो है ना। तो लड़कों का मेकअप में अपना मेक ओवर मतलब डायरेक्ट मेक ओवर, आदमी पहचान में नहीं आएगा, ऐसा हो जाता है। समझ में? अभी बीच में मैं कटिंग दाढ़ी करके आया है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो अपने को मेकअप में इंटरेस्ट नहीं, लड़कियों को टेक्निकल में नहीं। तो कोई लड़की अगर समझो कोई दुकानदार के पास कि भैया मेरे को ना सीए के ना लेक्चर प्ले करने के लिए ना लैपटॉप चाहिए, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन, नाउ शी इज एंटायरली रिलाइंग ऑन द अनदर पार्टी। अब उस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सब बना के दे। यहां कैविएट एम्प्टोर नहीं लगता, यहां बायर अवेयर नहीं हो सकता, क्योंकि बायर को टेक्निकल नॉलेज नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। वही अगर तुम जाके बोलो एक लैपटॉप असेंबल करके दो या पीसी असेंबल करके दो, 8 GB रैम चाहिए भैया, 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, ठीक है, माउस कीबोर्ड मॉनिटर मदरबोर्ड कूलिंग सिस्टम वाला चाहिए, ये मेरे को दे दो, बात खत्म। अब तुमने तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया, यहां कैविएट एम्प्टोर लग गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम खुद अवेयर हो तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तुमने नीड बोला और सामने वाले अगर बना के दे रहा है तो वहां कैविएट एम्प्टोर नहीं लगता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। वहां बायर को कंपेंसेशन देना पड़ेगा अगर उसकी नीड मीट नहीं हुई तो। अगर मेरे लैपटॉप के ऊपर गेम नहीं चलता, एक मस्त गेम है, जिनको गेम खेलने की आदत है, एक फार क्राई करके गेम आता है, फार क्राई खेले होंगे अगर, 3-4 जबरदस्त गेम है। तो मतलब दे रहा हूं टिप, अभी नहीं, फाउंडेशन की एग्जाम देने के बाद, ठीक है। तो गेम वगैरह खेलते हो तो मैं, मेरे लिए वो गेम मतलब उसी के लिए मैंने लैपटॉप बनवाया था। जब टीचिंग के बीच में मेरे को 15-20 दिन का अगर छुट्टी मिल जाता है, मैं मस्त गेम अपलोड कर दो, शुरू दान दून बूम बाम, घर वाले गालियां देते रहते हैं, अपन हेडफोन लगा के, हाँ बहुत अच्छी गाली। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज याद रखना। वेयर बायर मेक्स होल्ड, where buyer makes known to the seller particular purpose and relies on the seller skills, seller के skill के ऊपर बहुत भरोसा कर लेता है। It is a duty of a seller to supply such a goods as reasonably fit। कंसर्न ये ड्यूटी है सेलर की, उसने कि वही देना चाहिए जो बायर को एक्सपेक्टेड है। क्लियर है? दूसरा, इसके लिए हेडिंग लिख के रखना साहब ने, डिपेंड ऑन सेलर स्किल्स, depend on seller skills। Done everybody? Next one. In the case where the goods are purchased under its patent name or brand name, अगर goods patent या brand name के अंदर purchase किए गए हैं, there is no implied condition that goods shall be fit for any particular purpose। नो इंप्लॉयड कंडीशन दैट गुड्स शॉल बी फिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। आपने ब्रांड नेम में गुड्स लिए हैं तो एनी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट नहीं है, ये इंप्लॉयड कंडीशन का सेंस ही क्रिएट नहीं होता। सेंस ही क्रिएट नहीं होता मतलब, फॉर एग्जांपल कुछ चीजें ब्रांड के हिसाब से चलती है, ठीक है, काय के हिसाब से ब्रांड। जैसे मैंने आपको बोला एलियनवेयर, इसका मतलब यह है कि कोई भी गेम लगा दो लैपटॉप में वो चलेगा। अगर गेम वो लैपटॉप में नहीं चला मतलब भैया डिफेक्ट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो गेमिंग लैपटॉप लेके गेम ही नहीं चला तो क्या फायदा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। दूसरी बात, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो खुद के सेफ्टी के ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं। आपको शायद नहीं पता, ऑडी कंपनी बोलती है कि उसके सेफ्टी इक्विपमेंट सबसे अच्छे हैं। ऑडी कंपनी का मेरा एक बहुत रईस ज्यादा दोस्त था, मतलब नियरली आप उसको बोल लो कि महाराष्ट्र का सीमेंट इंडस्ट्री का काफी अच्छा टर्नओवर उनके घर से आता है। उसने ऑडी A4 ली,
ठीक है, ऑडी A4। ऑडी में ऐसा सिचुएशन है कि वो सेफ्टी इक्विपमेंट के ऊपर इतना भरोसा देते हैं कि अगर तुमने कभी ऑडी ठोक दी और उसके सेफ्टी फीचर वर्क नहीं किए तो तुमको ऑडी कंपनी उसके ऊपर वाले क्लास की ऑडी गिफ्ट करती है। तो मतलब तुमने गाड़ी ठोक दी और एयर बैग्स वगैरह बाहर नहीं निकले, ठीक है, जितने प्रिकॉशनरी मेजर से वो शुरू नहीं हुए। नॉर्मली जब तुम गाड़ी ठोकते हो तो उसमें 2-4 प्रिकॉशनरी मेजर वर्क करने चाहिए, जैसे एयर बैग पॉपअप होने चाहिए सब तरफ से। दूसरा, आपके जो कांच होते हैं, कांच वो टूट के गिर जाने चाहिए। कभी भी आप विंडशील्ड या किसी भी कार का कांच तोड़ना तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट के गिर जाएगा। क्यों ऐसा? कि अगर वो ब्रेक होगा, आपने खुद के घर का आईना फोड़ के देखना, उसके ऊपर आपने मारा तो उसके पट्टे पट्टे अलग अलग ऐसे लंबे चौड़े निकलेंगे जो डैमेज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी विंडशील्ड टूटी और उसका कुछ कांच ऐसा तिरछा तुरछा निकल गया, मतलब ना मरने वाला भी मर जाए साला वहां पे। तो इसलिए कोई भी कार का कांच टूटते से पूरा बिखर जाना चाहिए। इसलिए जहां पे भी एक्सीडेंट होता है ना, तुमको कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए मिलेंगे। पूरा ऐसा एक पीस नहीं दिखेगा कि कांच का पूरा पीस गिरा, छोटे छोटे टुकड़े। ये कार का मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सीट बेल्ट, जहां सीट बेल्ट लॉक है, एक्सीडेंट के वक्त उस जगह से वो 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं खसकना चाहिए। क्लियर है? मतलब जब डैमेज होता है ना तो सीट बेल्ट के ऊपर मार्किंग आते हैं खींचे जाने पर। आप कभी सीट बेल्ट को पकड़ो और रफ करके खींचो ना, सीट बेल्ट बाहर नहीं आएगा और वहां मार्क हो जाएगा। तो कंपनी वो भी चेक करती है कि एग्जैक्टली कहां मार्किंग है, क्या वो मार्किंग 1 मिलीमीटर से हट गया। क्योंकि सीट बेल्ट ही अगर जगह पे नहीं रहेगा तो सेफ्टी किस बात की। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नेक्स्ट चीज, कार के दरवाजे खुल जाने चाहिए। जो ऑटो लॉक होते हैं ना, वो सब ऑटो लॉक खत्म हो जाने चाहिए, जिससे अगर तुमको इमीडिएटली कार से भागने की जरूरत पड़ी तो तुम कार का दरवाजा खोल के भाग सको। ऐसे कुछ बेसिक सेफ्टी मेजर्स है जो वर्क करने ही चाहिए। ऑडी कंपनी इसके ऊपर वर्क करती है। दोस्त ने गाड़ी ठोक दी ऑडी A4, मतलब जब ठोकी तो दोस्त नहीं था, ठीक है, ये उसने मेरे को बाद में किस्सा बताया। ऑडी A4 ठोकी, उसका वाला जो ये था ना एयर बैग, वो पॉपअप हो गया। साइड में कोई बैठा नहीं था, उसका वाला एयर बैग पॉपअप नहीं हुआ, पर कोई बैठा नहीं था इसलिए कोई टेंशन नहीं, पर एयर बैग पॉपअप नहीं हुआ। उसने वीडियो निकाला, कंपनी को मेल कर दिया, ऑडी कंपनी में जाके उसने एप्लीकेशन कर दिया कि सेफ्टी फीचर वर्क नहीं कर रहे। नई नवेली ब्रांड न्यू ऑडी A6 उसके घर के सामने खड़ी हो गई 1 हफ्ते के अंदर। समझ में आ रहा है? अब वो A4 भी चलाता है, A6 भी चलाता है। सर हम भिखारी के भिखारी रहेंगे जिंदगी में। तो ये ब्रांड है भाई, ऑडी ब्रांड है। उन्होंने बोला इतना मतलब इतना, ये होगा मतलब होगा, ये वर्क नहीं होगा तो भैया हम उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। कंसेप्ट यहां कैविएट एम्प्टॉर नहीं लगता। क्यों लगेगा? हमने तो ब्रांड नेम वाली चीज परचेस की है। आप अगर परचेस करो फेरारी, फेरारी का इंजन कभी आगे नहीं होता, फेरारी का इंजन पीछे होता है, कैविएट एम्प्टॉर नहीं लगेगा। ब्रांड ही वैसा है। क्लियर है? किसी भी ब्रांड को कैविएट एम्प्टॉर नहीं लगता, बिकॉज ब्रांड इज समथिंग डिफरेंट। वो खुद के सेफ्टी, खुद के मेजर्स, खुद की चीजें खुद बताते हैं। क्लियर है सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। आगे, where the goods are sold by description, there is an implied condition that goods should correspond with the description. Goods description के हिसाब से बेचे गए। सॉफ्टवेयर यूज करते हो? सॉफ्टवेयर के डेमो वर्जन आते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स। 30 दिन तक के यूज करो, बाद में पे किया तो भी चलेगा। बोलो हाँ है ना? उसके लिए लोग 30-30, 40-40 ईमेल आईडी बनाते हैं और 3 साल नेटफ्लिक्स फ्री होता है ना? हाँ है ना? कार्ड भी रजिस्टर करना पड़ता है, पर आप वो डी रजिस्टर भी कर सकते हो 29वें दिन पे। क्या आपको नहीं? मेरे को नहीं पसंद आया नेटफ्लिक्स, मेरे दूसरे ईमेल आईडी से ट्राई करता हूं, देखता पसंद आता है नहीं। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो ना हाँ है ना? तो ये भी सिचुएशन क्रिएट होता है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अब ऐसे सिचुएशन में आपने 30 दिन जो डिस्क्रिप्शन देखा नेटफ्लिक्स का, जो ट्रायल देखा, बाद में जब तुमने पैसे पे किए वो उस हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं निकला, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे सिचुएशन में कैविएट एम्प्टॉर लगेगा क्या? नहीं। यहां तुमको अवेयर होने के लिए कुछ और दिखाया कुछ और दिया कुछ और। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कुछ नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना।
पेपर फ्राई सुना है? पेपर फ्राई, पेपर फ्राई में ये पॉलिसी है, उनके फर्नीचर का फोटो और उन्होंने भेजे गए फर्नीचर का एक्चुअल टाइप मैच नहीं हुआ तो फर्नीचर रिटर्न लेके जाते हैं। मेरे भाई के साथ सेम हुआ, उसका घर हम फर्निश करने वाले थे, उसने डाइनिंग टेबल मंगवाया, डाइनिंग टेबल आया और उसके डाइनिंग टेबल का और फोटो का कोई मैच नहीं हुआ, उसने बोला वापस लेके जाओ। था अच्छा डाइनिंग टेबल पर फोटो से मैच नहीं हुआ, तो उसने बोला वापस लेके जाओ। तो उन्होंने वही ऑफर दे दी, सर अब वापस लेके जाएंगे, वापस तकलीफ होगी, एक काम करो अगर आप इसका 25% पे कर दोगे, जो ओरिजिनल प्राइस है 10,000 का, आप उसका 2,500 अगर आप भी पे कर दोगे तो हम मान लेंगे डील हो गया। तो उसने 25% दे दिया। ये होता है। क्लियर है सबको? हाँ है ना? ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। वो मैच नहीं हुआ तो, लेकिन ये प्रूव करना है कि भाई ये मैच नहीं हो रहा, मेरे को फोटो में कुछ और दिख रहा है, ये कुछ और दिख रहा है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? नीचे where the goods are bought by the description from the seller who deals in the goods of the description, there is a implied condition that goods shall be merchantable quality. Goods are bought by the description from the seller who deals in the goods of that description. Who deals in the goods of any example, जहां सेलर उस सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक ही सेलर है जो उस डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करता है। तंदूरी चाय सुनी है? पी है तंदूरी चाय? वो ऐसे गरम गरम मटका रखते हैं भट्टी में, वो निकालते उसमें चाय भरते, वो उबलती है और फिर वो देते हैं। एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्शन वाले कुछ, और तुम वही पीने के लिए उसके पास जाते हो। क्लियर है? अगर वो मैच नहीं हुआ तो भैया बिल्कुल मजा नहीं आया। समझ में आ रहा है? और ये तो बहुत छोटी चीज हो गई। ऐसे तो बहुत सारे डिजाइनर्स होते हैं, फैशन डिजाइनर्स, बोलो हाँ है ना? वो स्पेसिफिक टाइप के डिजाइन बनाते हैं। कोई एक डिजाइनर एथनिक वेयर में होगा, कोई कैजुअल वेयर में होगा, कोई फॉर्मल वेयर में होगा। अब तुम चले गए उसके पास और तुमने बोला मेरे को ये टाइप का ड्रेस चाहिए, उसने भलता ही कुछ तो ही बना दिया। ऑब्वियसली इट्स नॉट मैचिंग टू हिज क्वालिटी फिटनेस ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। वो जिस तरीके का काम करता है वो उसको मैच नहीं कर रहा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नीचे बट वेयर द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स दिस रूल शॉल अप्लाई इफ द डिफेक्ट्स वेयर सच which ought to have been revealed by ordinary, क्या बोले बाजू से इंस्पेक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से अगर डिफेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो कैविएट एम्प्टोर लगेगा, लेकिन ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से नहीं दिख रहे तो कैविएट एम्प्टोर लगेगा क्या? नहीं। नीचे where the goods are bought by sample, rule of caveat emptor does not apply if the bulk does not corresponds with the sample। तुम बासमती चावल लेने गए, देखा ना कल, हाँ है ना? बासमती हाथ में लिया, हाँ दे दो एक कट्टा, घर पे आया उसमें तुमने समझ में आ रहा है? बासमती घेरे कंसेप्ट सबको हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में कैविएट एम्प्टोर लगेगा क्या? नहीं। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? यस। नीचे गुड्स आर बॉट बाय सैंपल, इनके हेडिंग लिख रहे हो तुम साइड में? निकम्मो, bought by sample as well as description। ओके, सो साइड साइड में हेडिंग लिखते चलो इनके। पहले इसमें आपने ऑलरेडी लिखा है स्किल ऑफ सेलर, हाँ है ना? दूसरे के साइड में लिखो ब्रांड नेम एक्सेट्रा। तीसरे करस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन। चौथा ordinary course of business of seller, ordinary course of business of seller। पांचवा सेल बाय सैंपल। सिक्स्थ सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सेवन यूसेज ऑफ ट्रेड, यूसेज ऑफ ट्रेड। है मां, अरे कोई चाइना नहीं, चुप। चाइना में फिलहाल कोरोना चल रहा है। यूसेज ऑफ ट्रेड। अगला
इसके अंदर सेल बाय सैंपल डिस्क्रिप्शन, मैंने इसके पहले भी एग्जांपल दिया था। फ्लैट सिस्टम, मुझे था फ्लैट परचेस करने जाते हैं तो पहले वो डिस्क्रिप्शन बोलते हैं और साथ में एक डेमो फ्लैट दिखाते हैं, बोलो हाँ है ना, तो सैंपल भी दिखाया, डिस्क्रिप्शन भी दिया। अब ये तो चलो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसको नहीं लगता, पर आइडिया क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं, बोलो हाँ है ना। नीचे उसके बाद में इंप्लॉयड वारंटी कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस और द पर्टिकुलर पर्पस में भी अनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड, जैसे डायमंड रिंग। डायमंड रिंग सुनते हो, बोलो हाँ है ना। समझो साग्या ने, किसने, साग्या, ऐसे स्टार्टिंग से एग्जांपल नहीं दिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। साग्या ने वैलेंटाइंस डे को लड़की पटाई, जास्मिन। कौन बोले एक बार, जास्मिन। साग्या ने वैलेंटाइंस डे को लड़की पटाई, कौन बोले एक बार, जास्मिन। जास्मिन को बोले मैं तुझसे प्यार करता हूं, जास्मिन बोले हट बावट। साग्या बोले सच्ची करता हूं ना तुम्हारी कसम। जास्मिन बोले बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। तेरे चांद तारीफ तोड़ के ला दूंगा। बावट है तू, तो क्या करूं, बोले मेरे को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करो। साग्या बोले ये बात, सिर्फ डायमंड रिंग, मैं तेरे को कोहिनूर वाली डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। कौन सी वाली, तो साग्या ने एक डायमंड लाया कोहिनूर का, वो डायमंड उसको बेचा रांका ज्वेलर्स ने। दिख रही है डायमंड रिंग, अबे डायमंड रिंग है वो, नहीं दिख रही, रुको एक मिनट होल्ड, अब दिख रही है। अभी कैसे ड्रॉ करूं इसको, अब हट। साग्या ने डायमंड रिंग खरीदी रांका ज्वेलर से, किससे बोले एक बार, रांका ज्वेलर, और उसने डायमंड रिंग दी जैस्मिन को। जैस्मिन को यकीन ही नहीं हो रहा था, बोले शक्ल से तो भिखारी दिखता है, तो डायमंड रिंग कैसे, साग्या है क्या, हाँ कुछ भी बोल सकते मतलब, हाँ। शक्ल से तो भिखारी दिखता है, बताना मत उसको, ठीक है, शक्ल से तो भिखारी दिखता है, तो बोले डायमंड रिंग कहां से लाई। फिर भी जैस्मिन ने उस वक्त एक्सेप्ट कर ली। फिर जैस्मिन बोले सच्ची डायमंड रिंग है, साग्या बोले 100%। जैस्मिन बोले मैं नहीं मानती। साग्या बोले अब मेरे प्यार के लिए और क्या सबूत दूं। जैस्मिन बोले मैं टेस्ट करना चाहूंगी। साग्या बोले कौन सी टेस्ट, बोले डायमंड पत्थर पे मारा तो पत्थर टूटता है, मैंने सुना। डायमंड पत्थर पे मारा तो पत्थर टूटता है। तो जैस्मिन ने लिया दगड़, ऐसे रखी रिंग और दे दिया मार, रिंग हो गई चूरा चूरा। साग्या ने देखा, बोले कट गया। बोले क्या, मतलब रांका ज्वेलर्स ने साग्या का काट दिया। अब मुझे एक बात बताओ, डायमंड ऐसी चीज है जो तुमको देख के घंटा समझ में नहीं आती, लड़कियों को आती है क्या, नहीं अभी तुम्हारी नजर सेट नहीं हुई, लेकिन लड़कियों के पास ये बॉर्न टैलेंट होता है। मेरे बीवी को पूछो, मेरी मम्मी को पूछो, अमेरिकन डायमंड और नॉर्मल डायमंड या कांच का बना हुआ डायमंड देख के बता देंगे ये डायमंड है। मैं उसको माइक्रोस्कोप से देखूं तो भी घंटा ना समझे। वो देख के मम्मी की तो नजर ऐसी सेट है ना डायमंड के ऊपर। मैं बोला इतने कितने गिफ्ट दिए पापा ने आपको, तो डायमंड ऐसी सेट है, ये डायमंड है। मैं ऐसे डायमंड रिंग, मतलब अपन अभी जाते हैं ज्वेलरी शॉप में, मम्मी का समझो बर्थडे था, मैं ज्वेलरी शॉप में हम गए, बोला मम्मी को कुछ तो भी गिफ्ट करते हैं, मम्मी को लेके गया, बोला क्या चाहिए, तो एक वहीं एक पीस रखा हुआ था, मैंने बोला दिखाओ, तो उसने पीस दिया। मैंने देखा, मम्मी साइड में खड़े रह के मेरे को देखती है ऐसे, क्योंकि शक्ल से मैं भिखारी। मेरे तरफ देखिए, वो डायमंड है और वो बहुत सारे थे, एक हाथ रहता तो बात अलग थी। बोला ठीक है, जबान नहीं लड़ाया, क्योंकि अपने को नजर मालूम है मम्मी की, ठीक है, देख के समझ आएंगे कि वो डायमंड है करके। कैसे, तुम ट्राई करना लड़के लोग, तुमसे तो ना हो पाएगा, कभी ना हो पाएगा, हो ही नहीं सकता। और जब वो आपको डायमंड देते हैं ना, तो डायमंड के साथ एक कार्ड देते हैं, जो
गारंटी वारंटी कार्ड होता है कि दिस इज डायमंड। अगर वो कार्ड डायमंड के साथ नहीं रहा और नेक्स्ट टाइम तुम वो डायमंड बेचने गए ना तो बेचा नहीं जाएगा। दैट कार्ड इटसेल्फ मींस इट इज अ डायमंड। मतलब अगर वो अमेरिकन डायमंड भी क्यों ना हो, सादा कुछ भी पत्थर भी क्यों ना हो जो शाइन कर रहा हो, पर उसके साथ कार्ड है तो डायमंड है। तो भैया अगर तुम ऐसा डायमंड लेके आए सेलर के भरोसे पे तो कैविएट एम्प्टोर नहीं लगता, बिकॉज तुम देख के नहीं समझ सकते कि वो डायमंड है। कंसेप्ट समझ में है? यूजेज ऑफ ट्रेड। यूजेज ऑफ क्या? एक बार ट्रेड कि डायमंड बेच रहे हो डायमंड ही बेचना। तुम 24 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड में डिफरेंस समझ सकते हो क्या? समझता है क्या? कैसे? मोल्ड करके देखा जाए तो समझ में आ सकता है, और 24 कैरेट और 22 कैरेट नहीं समझ में आता। 18 कैरेट 24 कैरेट में समझ में आएगा। 18 कैरेट गोल्ड थोड़ा स्टीफ होता है, आप उसको मोल्ड करो तो टूटने के चांसेस होते हैं। 24 कैरेट बेंड हो जाएगा। इसलिए डायमंड्स 18 कैरेट गोल्ड में स्टफ करते हैं बिकॉज वो थोड़ा हार्ड होता है। अगर वो मोल्ड होने वाला बेंड होने वाला रहा तो आप तो बेंड करके डायमंड निकाल लोगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? देयर इज अ रीजन, ये चीज को याद रखना है, ठीक है? पर ये आंखों से समझ में नहीं आता। आप डायमंड रिंग भी लोगे ना, उसके पीछे हॉलमार्क चेक करते हैं कितना कैरेट है, क्या है। हॉलमार्क रहा तो उतने कैरेट का रिंग होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? अरे बोलो ऐसा ना, आगे जरूरत पड़ेगी जब शादी होगी तुमको, ठीक है? नेक्स्ट, शादी नहीं होगी? होगी बेटा, होगी, होप रखो जिंदगी में होगी। Where sellers sell the goods by making some misrepresentation or fraud, उसने मिस को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया, या क्या कर दिया? फ्रॉड। And the buyer relies on it when the seller actively conceals same defect in the goods so that the same could not be discovered by the buyer on a reasonable examination, then rule of the caveat emptor will not be applicable. अच्छा समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? In such a case, the buyer has a right to avoid a contract and claim क्या बोलेगा जो से damages. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? इसको हम क्या कहते हैं? कैविएट एम्प्टोर के एक्सेप्शंस। आइडिया क्लियर है? एक बार अच्छा सबसे आखिरी वाला साइड में लिखना, वेयर सेलर एग्जीक्यूट्स मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। सेलर एग्जीक्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। आपको मैंने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के ऊपर बताया था आपको ऑलरेडी। बोलो हाँ है ना? एक बार नीचे का एरिया पढ़ के देखो। कुछ समझ में आ रहा है? सर्टेन गुड्स मैंने बताया था, बोलो हाँ है ना? तुम चले गए सब्जी की गाड़ी के ऊपर, प्याज रखे हुए थे, सभी प्याज अच्छे दिख रहे थे। तुमने बोला भैया इसमें से ना 2 किलो निकाल के दे दो। मैंने एग्जाम्पल दिया है ऑलरेडी, 2 किलो निकाल के दे दो। वो बोले ठीक है भैया देता हूं। तुम बोले रुको ये पैसे ले लो, मैं और बाकी सब्जी लेके आता हूं, तब तक आप निकाल कर रखो फिर मैं लेके जाऊंगा। तुम चले गए दूसरी सब्जी लेके आए, तब तक इसने 2 किलो प्याज निकाले ही नहीं थे सभी इसमें से। वेदर गुड्स आर असर्टेन और अनअसर्टेन। तो जब तक वो सभी प्याजों में पड़े हुए हैं, क्या टाइटल ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर होगा? लेकिन उसने 2 किलो प्याज निकाल के रखे, ऐसे पैक करके रखे हैं। क्लियर है आंसर? और फिर वो अतिक्रमण वाले लोग आए, आती है ना गाड़ियां, उसको ठेला उठा के लेके चले गए, साथ में तुम्हारे 2 किलो प्याज भी चले गए। वो बचा नहीं पाया, तो लॉस किसका? बायर का, क्योंकि उसने नहीं लिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना, पढ़ो उसको।
डन एवरीबॉडी? ओके, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, उसको पहले एंटरटेन करते हैं. व्हेन द प्रॉपर्टी फॉर द स्पेसिफिक गुड्स पासेस टू बायर. स्पेसिफिक गुड्स मतलब जो असर्टन किए गए हैं, तो वहां लिख के रखो असर्टन्ड गुड्स. कौन से गुड्स बोले एक बार? असर्टन गुड्स. वेयर देयर इज अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स पासेस टू बायर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज क्या लिखवा दो से मेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं तो तुम शूज के शॉप में जाते हो. कौन से शॉप में? शूज. शूज के शॉप में कोई शूज पसंद आए, तुम ट्राई किए, पहन के देखे, अच्छे लगे, तुम बोलते हो ये दे दो. अब वो शूज असर्टेंड पहले हो गए, वो शूज डिलीवरेबल पहले हो गए, तो उसने शूज निकाल दिए, तो क्या आप लेके भाग सकते हो? बोलो. नहीं भाग सकते. बोलो हाँ है ना. तो जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, शूज लेके भाग नहीं सकते. तो कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त आपने किया, उस वक्त ही अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है. कौन से स्टेट में है? डिलीवरेबल. तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया, उस वक्त मानते हैं कि प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में थे और तूने कॉन्ट्रैक्ट अभी किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. फिर इसमें एक आधा बच्चा पूछता है, सर तुम क्या रे शूज निकाल के रखे थे, तुमने बिल पेमेंट किया और आग लग गई और सब शूज एक साथ जल गए. ऑब्वियसली बायर लायबल. पर सर ये तो गलत है, सेलर लायबल होना चाहिए. अबे दुकान को आग लग गई, पहले जान बचाओ, शूज नहीं बचे चलेगा. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. दूसरा, डिलीवरेबल स्टेट मीन्स सच अ स्टेट दैट द बायर वुड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक अ डिलीवरी. बायर इज बाउंड टू टेक अ डिलीवरी. बायर इज बाउंड टू टेक अ डिलीवरी. बायर को डिलीवरी लेना पड़ेगा. नहीं लिया तो तकलीफ है भैया जिंदगी में. आगे, if the goods are not in a deliverable state, property does not pass until thing is done to put the goods in a deliverable state. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला, this something may mean packing the goods, testing the goods, polishing the goods, filling in the casks. जैसे आप अनाज लेने जाते थे बचपन में, भैया 1 किलो शक्कर देना, वो एक लेता था उसका मग, उससे लेता था ऐसा, फिर गिनता था. बोलो हाँ है ना. फिर उसको पॉलिथीन में पैक करता था. अब ये हो गए डिलीवरेबल स्टेट में. काय में डिलीवरेबल से डिलीवरेबल स्टेट. क्लियर है? लेकिन जब तक वो तराजू में पड़े हैं, तब तक भी वो डिलीवरेबल नहीं है. जब वो पैक हुए और लास्ट गठान बांध दी, तब वो डिलीवरेबल स्टेट में. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. जोर से बोलो सर ना. इट शुड बी नोटेड. जैसे आप कार, ये भी याद रखना, पॉलिशिंग, कार परचेस करते हो, बाइक परचेस करते हो, बाहर निकालने के पहले वो उसके ऊपर एक लास्ट कोट मारते हैं. जब तक वो लास्ट कोट नहीं चढ़ाते, तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में है क्या? नहीं. अगला, इट शुड बी नोटेड दैट प्रॉपर्टी शॉल नॉट पास व्हेन द गुड्स आर मेड डिलीवरेबल स्टेट, बट शॉल पास ओनली व्हेन बायर हैज अ नोटिस ऑफ इट. बायर हैज अ नोटिस. नहीं तो तुमने ऑर्डर दिया कि भैया मेरे को शेरवानी सिलनी है, शादी है, उसने शेरवानी सिल के रख दिन, तुमको बताया ही नहीं, और फिर दुकान जल गया. तुमको बताया ही नहीं, तुमको पता ही नहीं शेरवानी बन गई है, दुकान जल गया, शेरवानी जल गई. किसकी लाइबिलिटी? सेल. क्योंकि उसने बताया नहीं, नोटिस नहीं दी. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. एक एक पॉइंट पिक करो, फिर उसको समराइज करेंगे एंड में अपन. बट वेयर नोटिस डिलीवरेबल स्टेट, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. ठीक है. बट वेयर दे आर डिलीवरेबल स्टेट बट सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट or think for the purpose of ascertaining the price, the property does not passes until such a act is done. सब्जी तो हमेशा डिलीवरेबल स्टेट में होती है.
बोलो हाँ है ना। पर वो आपको तब तक नहीं देता जब तक वो उसका वजन ना करे। अरे बोलो ना हाँ है ना। जब तक तोले ना तब तक सब्जी दे सकता है क्या? नहीं। तो यहां पे देखो चीज बची हुई है कौन सी? वेइंग, मेजरिंग और टेस्टिंग। क्लियर है? तो जब तक वो मेजर या टेस्ट नहीं करता तब तक वो डिलीवरेबल होगी क्या? नहीं। आगे, when the seller has done his part of the property passes even if the buyer has not to do something for his own satisfaction. When the seller has done his part, the property passes even if the buyer has to do something for his own satisfaction. मतलब गाड़ी लेते हो, बोलो हाँ है ना। जब नई गाड़ी लेते हो तो क्या करते हो? गाड़ी खोलते हो, अंदर बैठते हो, एक्सीलेटर दबाते हो, वूम, नहीं वाह वाह वाह, ऐसा करते हो? नहीं। हम जब गाड़ी लेने जाते हैं एक हार लेते हैं, एक नारियल लेते हैं, अगरबत्ती, दिया, बोलो हाँ है ना। कार लेते हैं खास करके तब, फिर उसके ऊपर पहले हार चढ़ाते हैं, फिर अगरबत्ती से हे गाड़ी माँ, फिर आगे स्वस्तिक वगैरह, फिर आगे पानी, पीछे पानी करते हैं ना, वो हाँ है ना। फिर ऐसे प्रदक्षिणा, फिर जैसे मंदिर है वो, हाँ है ना। यही गाड़ी 2 महीने बाद धूल खाते हुए कोई भी चला रहा है, बोलो ऐसा ना। तो बेसिकली देखा जाए तो तुमने गाड़ी ले ली, उसने लास्ट कोट मार दिया, गाड़ी लेवल स्टेट में ला ली, तुमने उसको हार चढ़ाया, तुमने नारियल फोड़ा, गाड़ी पे नहीं सामने, और तुम आखिरी पूजा कर रहे थे तो आग लग गई गाड़ी में, कौन लायबल? तुम बैठे पूजा अर्चना करते हुए बोलो आए ना। तो अगर तुम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर रहे हो, वेयर सेलर हैज डन हिज पार्ट एंड प्रॉपर्टी पास, इवन द बायर हैज टू डू समथिंग फॉर ओन सेटिस्फेक्शन, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए तुम पूजा कर रहे थे। क्लियर है? अंतम आगे लग गई। क्लियर है आंसर? तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर्टी पास हुई होगी क्या, मतलब सॉरी बायर लायबल होगा क्या? यस। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना। तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। तो इसमें से आपको समझ में क्या आता है? सिनॉप्सिस बोलो, सिनॉप्सिस क्या समझ में आता है? कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? पहली चीज, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स है। दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, बायर इज बाउंड टू टेक अ डिलीवरी, बाउंड टू टेक अ डिलीवरी। चौथी चीज, नोटिस इज गिवन टू बायर, नोटिस टू बायर कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। ये 4 चीजें आप सेटिस्फाई कर दो तो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। चारों चीजें लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। चलो हो गया सबका? सांगा हो। नेक्स्ट, हाउ टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टन गुड्स। अनअसर्टन गुड्स मतलब जो अभी पार्ट ऑफ बल्क है, विच आर स्टिल पार्ट ऑफ बल्क और विच आर नॉट रेडी। ओके बताओ, अनअसर्टन गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? जब वो असर्टन हो जाएंगे तो लिखो साइड में, इट विल ट्रांसफर व्हेन दे आर असर्टन। डन एवरीबॉडी? ओके, अब मुझे बताओ, जब असर्टन होंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। एक बार नीचे का पैराग्राफ पढ़ के देखो।
समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? उसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो बताओ कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? असर्टन है। और कोई कंडीशन है क्या? बोलो हाँ है ना? सिंपली उसके अंदर एक और चीज ऐड कर दो, व्हेन द गुड्स आर असर्टेंड, और दूसरा बोलो अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। अनकंडीशनल। Done everybody? Next, what do you mean by appropriation of goods? Appropriation मतलब selection of goods. Okay, appropriation of goods involves selection of the goods with intention of using them in a performance of a contract with a mutual consent of the seller and the buyer. Essentials are goods should be confirmed, वहां conform हो गया है, conform to a description and quality stated in the contract. Goods must be in deliverable state. Description and quality, deliverable state. Goods must be unconditionally appropriated to the contract. The appropriation must be made by seller with the assent of the buyer. The buyer with the assent of the seller. The assent may be expressed or implied. The assent may be given either before or after the क्या बोले एक बार जो से appropriation. तो शॉर्ट में वर्ड्स लिख के रखो. पहला सिलेक्शन ऑफ द गुड्स by mutual consent. In deliverable state. Unconditional. चार चीजें. डन एवरीबॉडी? सांगा हो. ये होने के बाद when the property in the goods sent on approval or sale or return basis, where the goods are delivered to the buyer on approval or sale or return or other similar terms, the property passes to किसको बोले एक बार? buyer. सब जन बोलो प्रॉपर्टी किसको पास हो जाएगी? when he signifies his approval or acceptance to the seller, when he does only other act adopting the transaction, and if he does not signify the approval or acceptance to the seller but retain the goods beyond a reasonable time. तो आप अगर सेल और रिटर्न बेसिस पे अगर आपने गुड्स रखे हैं तो आपने स्पेसिफिक समय में वापस करने चाहिए. बोलो हाँ है ना? लेकिन अगर आपने उसको ज्यादा देर तक रिटर्न करके रखा तो आप रिटर्न कर पाओगे क्या? ज्यादा देर तक आपने खुद के पास रखा तो रिटर्न कर पाओगे क्या? मंत्रा का शिपमेंट होता है, याद है? रिटर्न विद इन 30 डेज. लेकिन अगर आपने 30 दिन में रिटर्न नहीं किया तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगा, फिर रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं आता करने का. क्लियर है? साइड में लिख के रखो मंत्रा कॉन्ट्रैक्ट और अमेजॉन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिटर्न विद इन 30 डेज. मंत्रा और अमेजॉन कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिटर्न विद इन 30 डेज. लिख लिया सबने? एक और रिटर्न का सेल होता है कैश और रिटर्न. मतलब आपको गुड्स भेज देते हैं, एक तो गुड्स वापस भेजो या फिर कैश भेजो. समझ में आ रहा है? आपने रीडर्स डाइजेस्ट वगैरह सुना है? रीडर्स डाइजेस्ट नहीं सुना? मैगजीन्स सुने हैं? मैगजीन्स के अंदर वो आपको सब्सक्रिप्शन भेज देते हैं कि ये अगले महीने का मैगजीन है, ले लो. अब एक तो तुम मैगजीन रिटर्न करो या कैश पे करो. कैश पे करेगा तो सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू होगा, अगर आपने मैगजीन रिटर्न कर दिया तो आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा. ये कई सारे सिचुएशंस में होता है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को याद रखना अच्छे से. क्लियर है? तो वहां लिख के रखना मैगजीन्स और सब्सक्रिप्शंस ईदर पे द कैश
either pay cash or return the goods full stop. लिख लिया सबने? यहां पे आपका इंपॉर्टेंट एफएक्यू खत्म हुआ कि कब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। आई गेस आज के लिए अपन यहां स्टॉप करने वाले हैं, थोड़ा सा जल्दी स्टॉप कर रहे हैं आज, ठीक है? कल में कोई ये सब चीजें याद करके ना, खाना वाना अच्छे से खाना। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू।